वेलकम बैक गाइस। सो पिछली वीडियो में मैंने बिगनर्स के लिए कुछ टिप्स बताई थी आर्म रेसलिंग के लिए। तो मैंने उसमें लास्ट में बोला था कि मैं आर्म रेसलिंग के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप यूज़ कर सकते हो और कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा। पर आर्म रेसलिंग के टेक्निक्स या फिर एक्सरसाइजेज जानने से पहले आपको आर्म रेसलिंग के रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको आर्म रेसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पता होंगे तो आप अपने इंजरी होने के चांसेस 70 to 80% वैसे ही कम कर दोगे। सो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट आर्म रेसलिंग रूल्स अकॉर्डिंग टू WAF। आर्म रेसलिंग के रूल्स और फाउल्स बताने से पहले आर्म रेसलिंग का कंपटीशन होता कैसे है मैं वो बता देता हूँ। आर्म रेसलिंग कंपटीशन में भी वेट कैटेगरीज होती हैं जैसे बाकी स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में होती है। आर्म रेसलिंग में भी वेट का बहुत फर्क पड़ता है। अगर दोनों प्लेयर्स की स्ट्रेंथ रिलेटिव टू देयर बॉडी वेट सेम है तो डेफिनेटली जो हैवियर बॉडी वेट वाला होगा वो उसके पास एडवांटेज ज़्यादा होगी। प्लस उसका फ्रेम भी बड़ा होगा। तो आर्म रेसलिंग में हम मसल्स के अलावा अपना पूरा फ्रेम यूज़ करते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हैवी वेट एथलीट्स के लिए। दूसरी चीज़, आर्म रेसलिंग में एक स्टैंडर्ड टेबल यूज़ होती है आर्म रेसलिंग के लिए। उसकी एक फिक्स्ड डायमेंशन होती है। हमारे पास आर्म रेसलिंग टेबल नहीं है अभी, तो हम इस पे करते हैं। तो आर्म रेसलिंग टेबल की एक फिक्स्ड डायमेंशन होती है। आर्म रेसलिंग टेबल के ऊपर एल्बो पैड्स होते हैं, टच पैड होता है जिसपे हम, ये एल्बो पैड है जिसके ऊपर हमारा एल्बो रहता है, इधर टच पैड होता है जिसपे हम पिन करते हैं ओपोनेंट को, और साइड में हैंड पैग होता है जिसको पकड़ के रखना होता है दूसरे हाथ से। ये तो इन सब की डायमेंशंस भी फिक्स रहती है। इनकी हाइट कितनी ऊपर होनी चाहिए, ये टेबल से कितना दूर प्लेस्ड होने चाहिए, और जो टच पैड है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी डायमेंशंस पहले से फिक्स रहती है। और आर्म रेसलिंग में दो रेफरीज होते हैं। एक हर मैच के लिए एक हेड रेफरी होता है और एक असिस्टेंट रेफरी होता है। हेड रेफरी रेडी गो का कमांड देता है और असिस्टेंट रेफरी दूसरी साइड से देखता है कि ओपोनेंट का जो इधर वाला हाथ है, जो ओपोनेंट असिस्टेंट रेफरी की साइड है, उसका जो रिस्ट है वो स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, और जो हमारे हैंड्स है वो सेंट्रली प्लेस्ड है कि नहीं, दोनों प्लेन्स में, इधर से भी और ऐसे भी। और मैच स्टार्ट होने के बाद दोनों ही रेफरी अलग अलग ओपोनेंट्स को देखते हैं कि दोनों का ही एल्बो पैड से बाहर ना निकल जाए। तो मैच स्टार्ट होने के बाद दोनों रेफरी अलग अलग ओपोनेंट के फाउल्स चेक करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आर्म रेसलिंग रूल्स के बारे में। तो जिस हाथ से आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं उस हाथ में शोल्डर से लेकर फिंगर टिप्स तक कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए। आपके फिंगर्स पे कुछ नहीं होना चाहिए, आपके रिस्ट पे कोई भी रिस्ट स्ट्रैप्स या बैंड नहीं होना चाहिए, आपके एल्बो पे एल्बो स्लीव्स या कोई भी टाइप का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये एल्बो एक्सपोज्ड होना चाहिए। आप इस पे एल्बो स्लीव पहन के मैच नहीं कर सकते। आप दूसरे हाथ पे पहन सकते हैं, लेकिन जिस हाथ से खेल रहे हैं आप वो वाला एल्बो एक्सपोज होना चाहिए और आप यहाँ से यहाँ तक कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जब मैच स्टार्ट होता है तो हमारा जो हाथ है वो सेंट्रली प्लेस्ड होना चाहिए। मतलब अगर ये टेबल है, इधर ओपोनेंट का हाथ है, इधर दूसरे ओपोनेंट का हाथ है, तो इनके सेंटर में ये आना चाहिए। और ये सेंट्रली इस प्लेन में भी आना चाहिए और इस प्लेन में भी आना चाहिए। ये नहीं कि मैच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैच बिल्कुल सेंट्रली स्टार्ट होगा तो टेबल में एक पॉइंट होता है बीच में, हाथ हमारे बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर होने चाहिए। और जब दोनों ओपोनेंट ग्रिप करते हैं तो जो थंब नकल है, ऊपर वाला थंब नकल, ये विजिबल होना चाहिए दोनों ही ओपोनेंट का। और जो दूसरा हाथ है वो हैंड पैक पे होना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि वो टच रहना चाहिए उस पर, वो टेबल पे भी टच हो सकता है, वो हैंड पैक पे भी टच हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई पार्ट हमारे हाथ का उस हैंड पैक पे टच होना चाहिए। उससे हाथ हटने पे वार्निंग मिलेगी तो हमको दोबारा पकड़ना है, लेकिन हम उससे हाथ हटा नहीं सकते। और ये जो हाथ है और ये जो थंब नकल है, अगर आप बार बार नहीं कर रहे हैं ग्रिप में तो इसके लिए आपको वार्निंग मिलती है। उसके बाद भी नहीं करते तो आपको फाउल मिलता है। थर्ड थिंग, आप स्लाइट बैक प्रेशर मैच स्टार्ट होने से पहले यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना बैक प्रेशर आप यूज नहीं कर सकते कि आप ओपोनेंट का हाथ इधर लेके आ जाएं स्टार्ट होने से पहले। तो स्टार्टिंग के टाइम पे स्लाइट बैक प्रेशर मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़, आपके जो शोल्डर है वो स्क्वायर होने चाहिए। जब जैसे मैं सामने खड़ा हूँ तो मैं ऐसे नहीं लड़ा सकता, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन मेरी ये नहीं हो सकती। स्टार्टिंग पोजीशन में आपको दोनों शोल्डर स्क्वायर करने हैं
ये और ओपोनेंट के दोनों शोल्डर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बन गया है। तो आपके दोनों शोल्डर पैरेलल होने चाहिए। मैच स्टार्ट होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैच स्टार्ट होते टाइम आपके मतलब ओपोनेंट के शोल्डर स्क्वायर होने चाहिए। फिफ्थ थिंग, जो आपका शोल्डर है और जो आपका हाथ है, इसके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टार्ट करते टाइम बहुत आगे आ रखे हैं। और जो आपका हाथ है और जो आपका चिन है, इसके बीच में भी एक डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही आगे लीन हो रखे हैं ओपोनेंट के ऊपर। जब आपकी ग्रिप अच्छे से बन जाती है, रेफरी देखता है कि बिल्कुल जो आर्म है बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड है, दोनों के रिस्ट स्ट्रेट एंड थंब नकल्स विजिबल है, तो रेफरी रेडी गो का कमांड देता है। रेडी गो ऐसे नहीं है कि एक फिक्स सीक्वेंस में होगा, वो रेडी गो बोल देता है, तुरंत आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद रेडी गो, और फिर पिन तब मानी जाती है जब आपका रिस्ट लाइन जो है वो कोई भी एल्बो पैड के लाइन पे आ जाए। जरूरी नहीं एल्बो पैड पे टच हो, उससे आगे भी अगर वो लाइन पे आ गई तो वो पिन मानी जाती है। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, स्टार्ट होने पे आपका एक पैर जमीन पे रहना चाहिए, दूसरा पैर आप टेबल पे रैप कर सकते हैं। और अगर स्टार्ट होने के बाद आपकी ग्रिप छूट जाती है या फिर स्टार्ट होने से पहले दोनों ओपोनेंट एग्री करते हैं स्ट्रैप के लिए, तो स्ट्रैप मैच होता है। स्ट्रैप में दोनों ओपोनेंट के हाथ बांध दिए जाते हैं। और लास्ट थिंग, अगर आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं प्रोफेशनली, तो आपको कुछ वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, कुछ कमांड्स का मतलब पता होना चाहिए। रेफरी आपको ये नहीं बोलेगा कि अपना हाथ सीधा करिएगा, वो बोलेगा रिस्ट, तो रिस्ट का मतलब आपको ये सीधा करना है। तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे वो बोलेगा शोल्डर स्क्वायर, तो आपको ये शोल्डर स्क्वायर करना है, ठीक है। वो बोलेगा नकल नकल, तो आपको करना है थंब नकल विजिबल होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत हाई ग्रिप ले रखी है, आपका थंब नकल विजिबल नहीं है। अब बात करते हैं फाउल्स की जो आर्म रेसलिंग में दिए जाते हैं। जब आप ग्रिप कर रहे हैं तो आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं आपको और आपके ओपोनेंट को ग्रिप करने के लिए। अगर आप ग्रिप से सेटिस्फाई नहीं होते 30 सेकंड्स तक, तो फिर रेफरी आप खुद से ग्रिप करवाता है। तो रेफरी ग्रिप में भी रेफरी इंस्ट्रक्शंस देता है कि डोंट मूव योर हैंड। अगर आप वो उसके बोलने के बाद भी आप बार बार अपना हाथ मूव कर रहे हैं और तो वो वार्निंग देता है, और उसके बाद भी अगर आप नहीं सुनते तो आपको फाउल मिलता है उसी टाइम। और अगर आप रेडी गो से पहले स्टार्ट कर देते हैं तो ये फाउल स्टार्ट होती है, इसके लिए भी आपको फाउल मिलता है। मैच के दौरान आप किसी भी टाइम जो आपका शोल्डर है वो जो टेबल की सेंटर लाइन है, जो दोनों हैंड पैक्स है साइड में, इससे क्रॉस नहीं होने चाहिए। अगर ये क्रॉस होते हैं तो आपको फाउल मिलता है। आपका जो हाथ है और जो शोल्डर है वो टच नहीं होना चाहिए मैच के टाइम। आप अपने शोल्डर से पुश नहीं कर सकते ओपोनेंट का हाथ को, या फिर आपको जो चिन है या कोई बॉडी पार्ट है ये अपने हाथ पे टच नहीं होना चाहिए। अगर ये टच हो रहा होगा तो रेफरी वार्निंग देता है, उसके बाद भी अगर आप टच करते हैं तो आपको फाउल मिलता है। अगर मैच के टाइम अगर आप इंटेंशनली पुश करते हैं अपने ओपोनेंट के हाथ पे ताकि उसका जो एल्बो है वो एल्बो पैड से बाहर निकल जाए, इंटेंशनली अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फाउल मिलता है। और आपको पता है कि जब हम आर्म रेसलिंग करते हैं तो स्लिप अगर हो जाता है तो स्ट्रैप्स बनते हैं। लेकिन अगर ये जो स्लिप आपने किया है ये इंटेंशनली हुआ हो, मतलब आप हार रहे हो और आपने ज़बरदस्ती अपना हाथ हटा दिया हो, तो आपको फाउल मिलता है। अगर आप किसी भी डेंजरस पोजीशन में जा रहे हो आर्म रेसलिंग के टाइम पे, जैसे मैं इस पोजीशन में जा रहा हूँ, इसमें जो मेरा ह्यूमरस है इसमें जो फोर्स है वो रोटेटरी फोर्स जा रहा है बोन में दोनों तरफ से, तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइरल फ्रैक्चर हो सकता है ऐसे। तो अगर ऐसी कोई भी पोजीशन में मैच के ड्यूरिंग आप जाते हो तो रेफरी उसी टाइम मैच को रोक सकता है। अगली चीज, अगर मैच के टाइम आप अगर किसी लूजिंग पोजीशन में हो या न्यूट्रल पोजीशन में हो, मान लो अगर आप ऐसे हार रहे हो और आप ऐसे नीचे 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 बैठ जाओ, तो जो आप पे शोल्डर है, ये जो एल्बो पैड या टेबल है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे अगर नीचे ये जा रहा है तो रेफरी आपको वार्निंग देता है, उसके बाद भी अगर आप ऊपर नहीं आते तो आपको फाउल मिलता है। अगर मैच के ड्यूरिंग कोई भी इंटेंशनल फाउल होता है, मतलब आपने जानबूझ के ऐसा कुछ किया हो जिससे आपके ओपोनेंट को फाउल मिला हो, तो उसका फाउल हुआ है वो कैंसिल हो जाता है और आपको एक फाउल मिल जाता है। अब मैच स्टार्ट होने के बाद जो आपका एल्बो है वो एल्बो पैड पे था, तो अगर आपका एल्बो पैड से ऊपर उठ जाता है, क्लियरेंस आ जाती है आपके एल्बो और पैड के बीच में, तो आपको फाउल मिलता है। या फिर अगर आपका एल्बो स्लाइड होके ड्रैग होके एल्बो पैड से बाहर निकल गया तो आपको फाउल मिलता है। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो आता है जिसमें आपका और आपके ओपोनेंट का दोनों का फाउल एक साथ हुआ हो, तो दोनों के ही फाउल कैंसिल हो जाते हैं और मैच रीस्टार्ट होता है। अब आ जाते हैं लास्ट फाउल पे। अगर आपका स्ट्रैप मैच हो रहा है, मतलब स्ट्रैप में मैच हो रहा है अभी,
और आप लूजिंग पोजीशन मतलब 2/3 पोजीशन पे है नीचे, ये टच पैड है मान लो, आप लूजिंग पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे अगर आप कुछ फाउल करते हैं, मान लो आपने इस पोजीशन पे आके एल्बो स्लिप कर लिया अपना खुद से, तो आपका ओपोनेंट को विन दे दिया जाएगा, आपको फाउल नहीं दिया जाएगा इस कंडीशन में। सो ये थे रूल्स ऑफ आर्म रेसलिंग। आप जब भी आर्म रेसलिंग करो तो इनको फॉलो करके आर्म रेसलिंग करो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आर्म रेसलिंग में कौन कौन सी इंजरीज होती हैं और आप इन इंजरीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इंजरी होती है तो आप कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं आगे, और उसके बाद में आर्म रेसलिंग की टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दो।